तो जावा का पहले एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जेडीके, ठीक है, जेडीके। तो जावा अगर आपको इंस्टॉल करना है, जावा अगर इसको आपको चलाना है, तो जावा का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जेडीके, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और जेडीके के वर्जन्स होते हैं, वर्जन समझता है ना, हर एक सॉफ्टवेयर के एक वर्जन होते हैं। आप लोगों ने भी जितने सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे तो सबके वर्जन रहते हैं। तो जो अभी लेटेस्ट वर्जन है या सबसे स्टेबल वर्जन है जावा का, वो है जावा 1.8। कौन सा है? जावा 1.8। तो हम लोग वो वर्जन यूज करेंगे। तो क्या करना है आपको, ये जो मैं सॉफ्टवेयर दूंगा, आप अभी आपके मशीन पे सब कुछ कर रहे हैं अपन लोग, आपके मशीन पे, आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे। अगर यही सेल्सफोर्स रहता तो वहां पे अपने को कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट क्लाउड पे ही सब कुछ हो जाता। बट अभी आपके मशीन पे, तो आप अच्छे से एक फोल्डर बना लो जावा का, ठीक है, यानी जावा या कुछ भी नाम दे दो जिसमें जावा की हर चीजें रहेगी, और वहां पे ये कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि जावा नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है और उसको किसी स्पेसिफिक ड्राइव पे रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी ड्राइव पे रखो, बट आपके सॉफ्टवेयर, आपका प्रोजेक्ट आपको समझना चाहिए या दिखना चाहिए, इसलिए एक फोल्डर बना लो, ठीक है, और वहां पे ये रख दो, ये वाला मैं सॉफ्टवेयर दूंगा, ये रख देने का। फिर इसको डबल क्लिक करने का। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना चालू होगा, ठीक है। तो इसका इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉलेशन किया होगा सॉफ्टवेयर को, इंस्टॉलेशन अपने मशीन के अंदर, तो वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, और वो क्या करेगा, नेक्स्ट 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 जाएगा, और आपके इसमें वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये यस बोलता है, ठीक है, और वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये अभी पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जैसे ही आपको इसमें स्पेसिफिक कुछ इंस्टॉलेशन नहीं है, आप नेक्स्ट 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 करो, वो आपको क्या करेगा, इंस्टॉल करके दे देगा। अब जब ये इंस्टॉल करके दे देगा तो कहां पे चेक करोगे कि ये सही में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है तो आपके सी ड्राइव, आपके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल या प्रोग्राम फाइल 86, ऐसे दो फोल्डर रहते हैं आपके सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल या प्रोग्राम फाइल 86, इसमें जाओगे तो इसमें ऐसा जावा मिलता है, ये रिमूव करेंगे, चलो, जावा मिलेगा। और उसमें देखोगे तो आपको ऐसा फोल्डर, दो फोल्डर मिलेंगे, एक जेडीके एंड जेआरई, यानी एक सॉफ्टवेयर के अंदर से आपको दो सॉफ्टवेयर मिले, एक जेडीके एंड जेआरई, ठीक है। तो अपने को अगर जावा का कोड लिखना है तो अपने मशीन में अपने को दोनों सॉफ्टवेयर लगेंगे, एक जेडीके एंड जेआरई, ठीक है। तो आपको जावा का आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जेडीके 1.8, वो सॉफ्टवेयर के अंदर से अभी ये मेरा मेरा निकाल देगा और फिर से वो इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर से ये ऐसा पूरा कॉन्फ़िगर होता है, नेक्स्ट 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 करना पड़ता है आपको, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो आपको दो फोल्डर, दो फाइल मिलेंगे यहाँ पे, या दो फोल्डर मिलेंगे, एक का नाम है जेडीके और एक का नाम है जेआरई। एज अ जावा डेवलपर, या आप जब भी जावा का कोड करोगे, या ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा नेक्स्ट 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 करना है और वो इंस्टॉल होते रहेगा। तो आपको ऐसे दो फोल्डर मिलेंगे आपके सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो एक का नाम है जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको दो और सॉफ्टवेयर मिलेंगे उनके अंदर, जेडीके एंड जेआरई, ठीक है। अब जेडीके क्या करता है और जेआरई क्या करता है वो आगे में देखेंगे, बट आपको ये समझना चाहिए कि आप जब जावा इंस्टॉल करते हो, आप जब भी आपकी इसमें जावा इंस्टॉल करोगे, ठीक है, ये देखो ये जेआरई इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, ऐसा नेक्स्ट 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 करते रहना। तो जब भी आप जावा इंस्टॉल करोगे तो आपके सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर दो फोल्डर दिखने चाहिए, एक जेडीके एंड एक जेआरई।
जेडीके जावा का कोड लिखने के लिए और जेआरई कोड को रन करने के लिए। आगे में मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा, बट आपको 2 सॉफ्टवेयर आपके मशीन के अंदर होने चाहिए, इतना क्लियर रखो। क्लियर है? सो ये 2 सॉफ्टवेयर, यानी ये जब ये खत्म हो जाएगा इंस्टॉलेशन, तो आपके सी प्रोग्राम फाइल में 2 सॉफ्टवेयर दिखने चाहिए, एक जेडीके 1.8 और जेआरई 1.8। ठीक है, अब ये हो गया, जावा इंस्टॉल हो गया। अब जावा इंस्टॉल हो गया तो आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। बट कोडिंग कहां की जाती है? तो कोडिंग करने के लिए, ठीक है, क्लोज, ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं जाऊंगा जावा में, तो ये देखो फिर से बन गया मेरे पास जेडीके एंड जेआरई। ठीक है, तो जावा इंस्टॉल हो गया। अब जावा इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, जावा इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा का कोड लिख सकते हैं। तो जावा का कोड पहले कहाँ लिखा जाता था? तो ऐसे वर्डपैड या नोटपैड का यूज करके जावा का कोड बनाया जाता था। ठीक है क्या? यानी ऐसा, अभी इसको ये करता हूं, ऐसा कोड यहीं पे लिखा जाता था, पब्लिक क्लास, क्लास को नाम, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट, ऐसा नोटपैड या वर्डपैड पे कोड बनता था। ठीक है, बट नोटपैड या वर्डपैड पे जब कोड बनता है, या हम लोग वर्डपैड या नोटपैड पे कोड जब लिखेंगे, तो अपने को कोई हेल्प नहीं मिलती। देखो ये ध्यान में रखो, जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, या प्रोग्रामिंग हम लोग कोई भी लैंग्वेज में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम लोगों को वो जो लैंग्वेज है उसमें क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या अवेलेबल नहीं है, ये अपने को पता चाहिए। ठीक है क्या? देखो जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे अगर किसी ने ऑटोकैड पढ़ा होगा, या किसी ने जावा पढ़ा होगा, या किसी ने डॉटनेट पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें पहले से बनी रहती है, बहुत सारी चीजें पहले से क्या रहती है, बनी रहती है, और उनको यूज करके हम लोग अपना काम करते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग बोला जाता है। सेल्सफोर्स में भी बहुत सारी चीजें पहले से क्या है, रेडीमेड बनी है, अपने को उनको यूज करके अपना कोड करना है। जावा में भी बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले से क्या है, बनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अर्थ समझो, प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता तुमको बोला गया है और तुमने टाइप करना चालू किया, ऐसा नहीं होता प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जावा या डॉटनेट या पीएचपी या सेल्सफोर्स, कोई भी लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, इसमें उन्होंने सारी चीजें बना के रखी हुई है। अब तुम क्या करोगे, उसका यूज करके अपना कोड बनाओगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं वर्डपैड या नोटपैड का यूज करूं, तो मेरे को तो ये पता नहीं लगेगा ना कि जावा में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे वाला ये वर्डपैड या नोटपैड पे, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा कि कौन सी चीजें अवेलेबल है, कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं है। मेरे को हर चीज याद रखनी पड़ेगी, बट मैं हर चीज तो याद नहीं रख सकता, क्योंकि जावा तो बहुत वास्ट है, तो हर चीज तो याद नहीं रख सकूंगा। इसलिए इसलिए जावा के चीजें, जो कि जावा में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वो अगर अपने को चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को जावा के एडिटर्स का यूज करना पड़ता है। जावा के एडिटर्स, अब ये जावा के एडिटर्स क्या है? तो जावा के एडिटर्स यानी जावा के सॉफ्टवेयर्स जो अपने को कोड लिखने में मदद करते हैं। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो अपने को वो लैंग्वेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो पता करने के लिए अपने को सॉफ्टवेयर लगते हैं। अगर आपने अब तक कोई भी कोडिंग की होगी, अगर ऑटोकैड करना है तो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर लगेगा, अगर मैं डॉटनेट करना है तो मेरे को उसका वीबी डॉटनेट या विजुअल फोर्स का विजुअल सोर्स कोड करके एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो लगता है। पीएचपी का खुद का सॉफ्टवेयर रहेगा। वैसे जावा में भी एक सॉफ्टवेयर अपने को लगेगा, जावा के भी सॉफ्टवेयर लगेगी। ये क्या सॉफ्टवेयर है? ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अपने को मदद करते हैं कोडिंग करने के लिए। ठीक है, वो अपने को मदद करेंगे कोडिंग करने के लिए, यानी वो इंटरनली अपने को बताएंगे कि जावा में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, और उनका यूज करके मैं अपना कोड कर सकूंगा। क्लियर है?
तो इसलिए हम लोग कभी भी वर्ड पैड या नोट पैड पे कोडिंग नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो जावा में ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में जो कि जावा का कोड लिखने में मदद करते, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो नेटबीन्स, इंटेल जेई, जावा एडिट, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में है जिनका यूज करके लोग कोडिंग करते हैं। यदि कोडिंग करने के लिए वो जावा के सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, वर्डपैड या नोटपैड पे कोडिंग नहीं की जाती कोई भी लैंग्वेज में। अगर डॉटनेट भी लिया गया है तो विजुअल एडिट या विजुअल फोर्स करके, विजुअल डिस्ट्रीब्यूटर करके आता है, वो यूज किया जाता है। पीएचपी के लिए अलग, पाइथन के लिए भी ये ऐसा पीएच चार्म करके सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। पाईचार्म या पाई एडिट करके या डेटा ब्रिक्स, ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हर एक लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर आते हैं और उसी में कोडिंग किया जाता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपने को मदद करते हैं। तो हम लोग भी एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम है एक्लिप्स, ठीक है। हम लोग भी एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम है एक्लिप्स, ठीक है। और एक्लिप्स दुनिया में 90%, दुनिया में 90% जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होगी और जो जावा के ऊपर काम करती होगी वो एक्लिप्स यूज करती है। 90%, सिर्फ 10 से 15% या 15% बोलो ऐसी कंपनीज है जो नेटबीन्स या जेएडिट या इंटेल जे यूज करती है, बट मैक्सिमम कंपनीज वर्ल्ड की कोई भी कंपनी बोलो, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी, एक्लिप्स यूज करती है एज अ जावा सॉफ्टवेयर, और या बोल सकते हो एज अ जावा एडिटर, ठीक है क्या। तो इसलिए तुमको एक्लिप्स आना जरूरी है, या एक्लिप्स में कैसे कोडिंग करते हैं वो अपने को समझना जरूरी है, ठीक है। और एक्लिप्स इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है जावा का कोड लिखने के लिए कि वो आपकी आधे से ज्यादा कोडिंग करके दे सकता है। यानी बहुत कम कोड आपको लिखना पड़ेगा, आप एक्लिप्स को प्रॉपरली बताओ, वो आपका आधे से ज्यादा कोडिंग खुद ही करके देगा। 50 to 60% कोडिंग वो खुद ही करके देता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपरली एक्लिप्स को यूज करते हो तो। समझा क्या। इसलिए अपने को एक्लिप्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। कल जाके हो सकता है कि आप सेल्सफोर्स के ऊपर काम कर रहे हो या कल जाके आपको जावा के ऊपर काम करने को मिले, तो आपको एक्लिप्स क्या होता है या एक्लिप्स में कैसी कोडिंग की जाती है आपको पता रहना अच्छी चीज है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज एक्लिप्स ही यूज करती है जावा का कोडिंग करने के लिए। तो अभी इसको कैसे यूज करेंगे या कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आपको इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, आपका इसका कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। तो एक्लिप्स के क्या आते हैं, ऐसा जिप फाइल आएगा, आपको सभी को जिप फाइल पता है, ठीक है। तो ऐसे एक्लिप्स के जिप फाइल आते हैं, ठीक है। तो ऐसे जिप फाइल है, जिप यानी कॉम्प्रेस फाइल, ठीक है। तो मैं आपको, और एक्लिप्स के भी वर्जन्स होते हैं, ठीक है। जैसे जावा के वर्जन होते हैं ना 1.7, 1.8, 1.6 ऐसे वर्जन्स होते हैं जावा के, वैसे एक्लिप्स के भी वर्जन्स है। एक्लिप्स के वर्जन्स में नंबर नहीं होते हैं, अभी नंबर नहीं आते। एक्लिप्स के वर्जन में पहले आते थे नंबर, अभी भी कुछ कुछ इसमें नंबर आते हैं बट उसके नाम रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्लैनेट्स के ऊपर नाम दिए। एक्लिप्स ने क्या किया, प्लैनेट्स के ऊपर नाम दिए। तो एक्लिप्स जूनो, एक्लिप्स मार्स, एक्लिप्स क्लिपलर, एक्लिप्स नेपच्यून, ऐसे उन्होंने नाम दिए। किसके ऊपर, प्लैनेट के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जूनो वाला स्टेबल वर्जन यूज करेंगे, एक्लिप्स जूनो। जूनो उसका वर्जन का नाम है, प्लैनेट का नाम। तो ये समझो कि मैंने आपको ये ऐसा जिप फोल्डर दे दिया, ठीक है। आपने क्या किया, जहां पे आपने ये जेडीके डाला था वही पे इसको आपने डाल दिया, ठीक है। अब उसको फिर क्या किया आपने, अनजिप। आपको पता है अनजिप कैसे करते, राइट क्लिक करो और उसको एक्सट्रैक्ट हियर बोलो, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट हियर बोलने से क्या होगा, वो अनजिप हो जाएगा, और अनजिप होने के बाद आपको ऐसा एक्लिप्स का फोल्डर मिल जाएगा।
है क्या मेरे पास यहाँ पे? हाँ, ऐसा एक्लिप्स का फोल्डर मिल जाएगा। समझा क्या? आपको ऐसा एक फोल्डर मिल जाएगा। क्लियर है? और ये फोल्डर मिलने के बाद इसके अंदर आपको ये आइकन मिलेगा। दिख रहा क्या? ये वाला आइकन। ठीक है? अब ये आइकन को क्लिक करोगे तो एक्लिप्स चालू हो जाएगा। हाँ, बट उसके पहले आपका जावा इंस्टॉल होना जरूरी है। विदाउट जावा एक्लिप्स चालू नहीं होता। तो आपको ये इसके अंदर ये आइकॉन मिलेगा। समझा क्या? फिर से मैं बोल रहा हूं, आप ये जिप फोल्डर जो मिलेगा ना, ये जिप फोल्डर को राइट क्लिक करके आप बोलोगे एक्सट्रैक्ट हियर, जहां पे जावा का फोल्डर था ना, जहां पे आपने जेडीके रखा, वहीं पे इसको भी डाल दो और वहीं पे बोलो एक्सट्रैक्ट हियर। तो एक्सट्रैक्ट हियर बोलने के बाद क्या होगा, ऐसा एक्लिप्स का फोल्डर बन जाएगा, आएगा नॉर्मल फोल्डर, और इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको ये आइकन मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आइकन मिलेगा वहां पे। क्लियर है? और ये आइकन को आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका एक्लिप्स चालू हो जाता है। क्लियर है? कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी प्रॉब्लम यह है कि बार बार आना पड़ेगा इधर। ठीक है, बार बार अपने को इधर आना पड़ता है। तो उससे अच्छा क्या करो, इसको राइट क्लिक करने का और सेंड टू डेस्कटॉप बोल देने का। क्या बोलोगे? सेंड टू डेस्कटॉप। तो जिससे क्या होगा, ये जो एक्लिप्स है ना, ये ऐसे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब मेरे को बताओ, इतना मैंने बताया, उसमें किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो सर, हाँ बोलिए। आई एम हैविंग अ डाउट। जावा का जो वर्जन है 1.8, अगर उससे लोअर वर्जन अगर रहता है तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आप 7 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। आपके ठीक पास अगर जो भी होगा चलता है। 5 मत लो, 1.5 मत लो, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें 1.6 के आगे वाली पढ़ने वाले हैं। तो 1.6 या 1.7 आपकी इसमें होगा। बट याद रखो, आपकी इसमें जावा होना इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इसमें जेआरई होना। बहुत सारे कंप्यूटर्स में क्या होता है, आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे और जावा नाम का भी फोल्डर रहता है, बट उसमें सिर्फ जेआरई रहता है। ओके सर। बट अपने को जेआरई नहीं चाहिए, अपने को जेडीके भी चाहिए एंड जेआरई भी। चाहिए। ठीक है? तो यस आप सर। अगर ये दोनों हो गए तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके। यस सर। ठीक है? और अगर नहीं है तो फिर से एक बार इंस्टॉल कर दो जो मैं दूंगा। यस सर। अभी और किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ बोलिए। दोनों मतलब इंस्टॉल करना है ना सर, एक ही इसमें? क्या दोनों इंस्टॉल करना है ना? दोनों यानी? मतलब जेआरई और जेडीके दोनों तुमको एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये हाँ। जो मैं दूंगा ना सॉफ्टवेयर, हम्म। ये इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको जब क्लिक करोगे तो दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे। एक सॉफ्टवेयर के अंदर से दोनों मिल जाते हैं। हाँ ठीक है ना सर। तो तुमको दो दो बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। दो सॉफ्टवेयर उसके अंदर से मिल जाएगी आपको। और एक्लिप्स समझा क्या? यस सर। ठीक है, तो एक्लिप्स आपके पास, उसको शॉर्टकट मार दो और फ्रंट एंड पे ला लो। अब फ्रंट एंड पे लाने के बाद क्या होगा कि फ्रंट एंड पे जब ये आ जाएगा, ठीक है, तो फ्रंट एंड पे आने के बाद एक्लिप्स बोलता है कि मुझे एक ऐसा फोल्डर दो, मुझे एक ऐसा फोल्डर दो जहां पे आपके प्रोजेक्ट स्टोर रहेंगे। क्योंकि जावा में जब कोडिंग की जाती है तो जावा में कोडिंग किसके हिसाब से की जाती है? प्रोजेक्ट के हिसाब से। हर एक प्रोजेक्ट बनता है और उसके अंदर फिर क्लासेस रहते हैं। तो वो बोलेगा कि एक फोल्डर बनाओ जहां पे आपके क्या रहेंगे? प्रोजेक्ट स्टोर रहेंगे, और वो एक ही बार बनाना है। तो आप क्या करो, जहां पे आपने जावा बनाया है ना, ठीक है, वहीं पे क्या करो, एक फोल्डर बना लो, कोई भी फोल्डर। जैसे मैं अभी आपके लिए बना रहा हूं, मैं क्या करता हूं, ये जो डेस्कटॉप है जहां पे सेल्सफोर्स नाम का ये है, इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं और नाम मैं जावा वर्कस्पेस ऐसा कुछ दे देता हूं। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ये अपना जावा का वर्कस्पेस है जहां पे अपना कोड स्टोर रहेगा। आप कोई भी फोल्डर किसी भी जगह बनाओ, ऐसा कुछ भी कंस्ट्रेंट नहीं है
कि वो सेल्सफोर्स ही होना चाहिए या वो जावा नाम का ही फोल्डर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये एक ऐसा फोल्डर है जहां पे अपना वर्क स्टोर रहेगा। तो अभी आपने वो जावा नाम का फोल्डर बनाया तो वहीं पे बना लो, सब कुछ वो एक ही जगह रहेगा आपका, ठीक है। तो आप कहीं पे भी बना सकते हो, तो आप वहीं पे बना लो। तो हम लोग ने, मैंने क्या किया, ये सेल्सफोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लिया, खाली फोल्डर, और मैंने नाम लिया जावा वर्कस्पेस। आप नाम कुछ भी दो, बट आपको ये समझना चाहिए कि ये फोल्डर के अंदर आपका पूरा वर्क स्टोर है। और ये ध्यान में रखो कि जब भी आप किसी को भी नाम दे रहे हो, किसी को भी, प्लीज नाम के बीच में स्पेस मत डालो। अपने को ये आदत पड़ जाती है या पड़ी रहती है कि किसी को भी नाम डालते वक्त स्पेस डालते हो, मत डालो। जावा का काम कर रहे हो ना, तब अगर आप 2 वर्ड से 3 वर्ड से कुछ भी कर रहे हो तो एक साथ लिखो, बीच में स्पेस मत डालो। समझा क्या? तो मैंने नाम लिखा जावा वर्कस्पेस, इतना क्लियर है? ठीक है। ये होने के बाद बस आप एक्लिप्स को क्लिक करो। अब ये एक्लिप्स क्लिक होने के बाद ये आपको पूछेगा आपका वर्कस्पेस कहाँ है। एक पहली बार ही बताना है, बाद में वो तो उसी को यूज करेगा। तो बता दो अभी मेरा वर्कस्पेस कहाँ है। तो मेरा वर्कस्पेस ये डेस्कटॉप में सेल्सफोर्स नाम का है, उसमें जावा वर्कस्पेस। तो जहां पे भी होगा तो ब्राउजर से उसको क्या करो, लोकेट करो और ओके बोल दो। और ये चालू हो जाएगा। अब ये पहले बार ऐसी स्क्रीन आएगी, पहले बार ऐसी स्क्रीन आएगी। इसको ये वेलकम स्क्रीन को क्रॉस बटन क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये आपको ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो ये है आपका जावा का एडिटर, यानी जावा का सॉफ्टवेयर एक्लिप्स, जिसके अंदर अपन कोडिंग करेंगे। फिर से समझ लो, मैं बंद कर रहा हूं इसको। ठीक है, इसको आप एक्लिप्स को चालू करो। अभी आप जैसे ही चालू करोगे तो ऑलरेडी आपका वर्कस्पेस यहीं पे है, सेल्सफोर्स जावा वर्कस्पेस वहीं पे है। यानी बार बार अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ओके बोलना है। और ओके बोलने के बाद ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ठीक है, यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। क्लियर है क्या? समझा? ठीक है। अब ये स्क्रीन आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जो भी आपको, जो भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है तो आपको फाइल, न्यू, ठीक है। अब देखो, पहले सबसे पहले अपने को जावा का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको क्या करना है जावा का कोड लिखने के लिए, ठीक है। तो फाइल, न्यू, और यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपको जावा प्रोजेक्ट। क्या बोलना है? जावा प्रोजेक्ट। है क्या यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट? नहीं है तो अदर्स में जाओ और यहाँ पे लिखो जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट। अब यहां पे आप क्या करोगे, जावा प्रोजेक्ट को नाम, जो भी नाम आपको देना है जावा प्रोजेक्ट को, वो नाम। अब ये ध्यान में रखो कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं कभी भी, अभी आप कोड स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो एक नेमिंग कन्वेंशंस कंसेप्ट रहता है। नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब है कि आप जब भी किसी को भी नाम दोगे तो एक स्टैंडर्ड है जावा का, हर एक में स्टैंडर्ड रहता है, सेल्सफोर्स का भी एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको नाम देने पड़ेंगे। आप कुछ भी नाम नहीं डाल सकते यहाँ पे। समझ में आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आप प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हो क्योंकि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो,
तो आपको प्रोजेक्ट को नाम देना पड़ेगा। तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो नाम देने के लिए, ठीक है, आपको कुछ स्टैंडर्ड्स का यूज करना है। अब ये जो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं ना, ये आपको आगे में भी काम में आएंगे। तो जावा का स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि कभी भी किसी को भी नाम, क्योंकि आप अभी आगे में बहुत सारे जगह नाम दोगे, आप क्लास को नाम दोगे, ऑब्जेक्ट को नाम दोगे, मेथड को नाम दोगे, बहुत सारी जगह आपको नाम देना पड़ेगा। तो जब आप किसी को भी नाम देते हो तो उसका फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कभी भी नाम नहीं होगा, पहला वर्ड डिजिट नहीं होता किसी को भी नाम देते वक्त। सेल्सफोर्स में भी वैसी चीज है, कभी भी नाम जो चालू होगा वो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट ही होना चाहिए। समझा क्या? फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट ही। विदाउट नंबर अगर देते हो तो वो कंसीडर नहीं किया जाता। ये रूल अभी से ध्यान में रखो और एंड तक ये रूल अपने को याद रखना है। किसी को भी नाम देना है तो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होना चाहिए। हाँ, बाद में तुम नंबर दे सकते हो, बीच में नंबर, बाद में नंबर दे सकते हो। और अगर आप प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हो तो फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए प्रोजेक्ट को नाम देते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको अपन नाम देते हो लोअर केस भी लिखते हैं, बट प्रोजेक्ट को जब नाम देते हो तो फर्स्ट लेटर अपर केस। और उसके बाद आपको अगर 2 वर्ड से बनाना है तो आप 2 वर्ड बना सकते हो, बीच में स्पेस मत डालो। अगर 2 वर्ड बनता है, जैसे देखो प्रोजेक्ट 1 तो 2 वर्ड से बना है, तो 2 वर्ड का बनते वक्त बीच में स्पेस मत डालो। किसी को भी नाम देते वक्त बीच में स्पेस मत डालो, उतना याद रखो। अगर 1 वर्ड से बनता है, 2 वर्ड से बनता है, आपको जो नाम देना है वो नाम दो। कभी भी नाम मीनिंगफुल दो जिससे उसका काम पता चले, ठीक है। और फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए। रूल समझा क्या? क्लियर है? अब ये होने के बाद आपको जेआरई कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो आपने जेआरई दी है ना, इंस्टॉल की है जावा की आपके सिस्टम के अंदर, उसको यहां पे ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये क्या करेगा, एक्लिप्स की जेआरई लेगा। अपने को एक्लिप्स की जेआरई नहीं चाहिए, अपन ने जो इंस्टॉल किए ना जेआरई वो इसको प्रोवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगर जेआरई, क्या बोलना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर जेआरई, और यहां पे बोलोगे ऐड कॉन्फ़िगर जेआरई, और इसमें बोलोगे ऐड स्टैंडर्ड वीएम। नेक्स्ट डायरेक्टरी। अब यहां से डायरेक्टरी से आपका जेआरई कहां पे है, तो कहां पे अपने जेआरई कहां रखा है, कहां पे इंस्टॉल होता है जेआरई? सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। यहां पे कौन रहता है? जावा, और उसके अंदर जेआरई। मैंने बताया था ना, सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर जेआरई होती है, तो बस उसका पाथ यहां पे दे दो एंड ओके बोल दो। तो यहां पे आपको पूरे जेआरई के लाइब्रेरीज वगैरह क्या है वो आगे में देखेंगे, ये मिल जाएगा, और फिनिश बोल दो। अब यहाँ पे एक्लिप्स जूनो की जगह ये जेआरई को क्लिक करो और ओके बोल दो। तो अभी आपको यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जेआरई दिखेगी। फिर से समझो कैसे जेआरई आपको इंटीग्रेट करना है। प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट का नाम दे दो, इधर कॉन्फ़िगर जेआरई बोलोगे, इधर ऐड बोलोगे, स्टैंडर्ड वीएम, नेक्स्ट डायरेक्टरी से कहां पे अपना, तो देखो कहां पे, तो मेरा तो सी प्रोग्राम फाइल, या आपका प्रोग्राम फाइल 86 में होगा, कहीं पे भी होगा, उसमें जावा, और जावा के अंदर जेआरई क्लिक करो, ओके बोलो। अभी ऑलरेडी मेरा है इसलिए वो मेरे को एरर देगा। ये होने के बाद यहाँ पे दिखेगा, उसको क्लिक करो और ओके बोलो, और यहाँ पे आपकी जेआरई दिखनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक्लिप्स की जेआरई ना दिखती हुआ आपकी जेआरई दिखनी चाहिए। हाँ, आपकी यानी आपके मशीन की। प्रोजेक्ट का नाम समझ में आया? प्रोजेक्ट को आपको जो नाम देना है वो नाम दो। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको जो भी नाम देना है वो नाम दो। जैसे अपन ने बैटल स्टेशन बनाया था, लीव एप्लीकेशन, जैसे अपन नाम देते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट को, वैसे आप यहाँ पे भी किसी को भी आप क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो। तो नाम दे दो जो भी नाम आपको देना है। बट मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होगा, फर्स्ट लेटर कभी भी अल्फाबेट होगा, और प्रोजेक्ट का नाम है तो फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा। बीच में आप डिजिट दे सकते हो और लास्ट में डिजिट दे सकते हो। नेक्स्ट करो एंड फिनिश करो।
तो ये बन गया आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, ये फिनिश होगा और यहाँ पे आपको ऐसा प्रोजेक्ट दिखेगा, ऐसा आपको प्रोजेक्ट दिखेगा। अब इसमें कैसा कोड लिखना है, क्या लिखना है, वो कल देखेंगे। इतना समझा क्या? इतना कर पाओगे? मैं ये दोनों चीजें आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा और मैं आज का रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा आपकी इसमें। हाँ, बट ये मत समझो कि मैं हर एक रिकॉर्डिंग डालने वाला हूं वहां पे, ठीक है? नहीं तो अपने को आदत पड़ जाती है कि मैं यहाँ पे नहीं समझता और फिर रिकॉर्डिंग से समझूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अटेंशन आपको क्लास में ही देना है, बट मेरे को अगर लगता है कि ये पार्ट हो सकता है कि आपको समझने में तकलीफ आए, इसलिए रिकॉर्डिंग दी जाएगी, तो वो कभी कभी ही मिलेगी रिकॉर्डिंग। तो आज में ये पूरा सेटअप था, तो सेटअप के लिए मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग जो अपना नया ग्रुप है उस पर आ जाएगी, उससे आप देख सकते हो। जो पुराने लोग हैं उनको भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, जो अभी आज दिख रहा है मेरे को वहां पे, ठीक है? तो ये कंसेप्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, कल सैटरडे एंड संडे अपने को क्लास लेना है, सो सुबह का 10 बजे का टाइम सबको जमेगा क्या? सैटरडे संडे, बाद में मंडे से तो नॉर्मल 8 to 9 ही रहेगा क्योंकि बाकी की बैचेस रहेगी, बट सैटरडे को 10 PM सभी को वो मैं पूछ रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी का कुछ काम है, ये है, तो अपन बात का टाइम ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल 8 to 9 या 6 to 7 वाला भी टाइम ले सकते हैं। सैटरडे संडे के लिए मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ अभी के लिए, ये हफ्ते के लिए, रोज का नहीं बोल रहा हूँ मैं। इस वीक के लिए ओके है सर? ठीक है, बाकी ठीक है सर, मॉर्निंग बाकी सबको यस सर 10 PM चलेगा सर, चलेगा। ठीक है? किसी का कोई काम वाम जॉब तो नहीं है? सिर्फ मैं सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ, बाद में तो अपन मंडे से अपना रोज 8 से 9 ही लगेगा। चलेगा? यस सर। सर सिर्फ इस वीक के लिए चलेगा सैटरडे, क्योंकि हाँ, अभी हाँ, वर्क ठीक फ्रॉम है। होम चालू है सर। मैं वही बोल रहा हूँ, इसी वीक के लिए बोल रहा हूँ। अगले वीक का मैं सबको पूछूंगा बाद में। यस सर। ठीक है, सो कल आपको इसी मीटिंग आईडी पे, जो मीटिंग आईडी मैंने आपको प्रोवाइड की है, उसी पे 10 AM, ठीक है? यस सर। ठीक है, और ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में ये आपको मिल जाएगा, ये सॉफ्टवेयर एंड बाकी की चीजें, तो प्लीज उसको यूज करो और करके देखो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी सब किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं तो फिर बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज में, हाँ किया तो भी चलता है, बट अभी होगा प्रॉब्लम तो बोल दो। 10 AM मेरे को सब लोग चाहिए, नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो सर। प्राची का नहीं है ना प्रॉब्लम? सर ऋषभ नहीं है सर प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, चलो फिर 10 बजे कल, ठीक है? चलो, ओके।